गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों का जो लास्ट लेक्चर हुआ था, लास्ट लेक्चर में आप लोगों को मैंने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जो है वो एक्सप्लेन किया था, उसके डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शन एक्सप्लेन किए थे, ठीक है। और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस कैसे होता है वो जो है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। अब वहाँ से आज आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज का हमारा टॉपिक है मिक्टुरेशन और यूरिनेशन, ठीक है। तो यूरिन को हमारे बॉडी से बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है उसी प्रोसेस को हम लोग मिक्टुरेशन या फिर यूरिनेशन बोलते हैं, ठीक है। अब जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर एट अ गिवन टाइम जो है 400 से लेकर के 500 ml तक जो है यूरिन रहता है, ठीक है, एट एनी गिवन टाइम इन नॉर्मल कंडीशंस, ठीक है। तो हमारे अंदर ये कैपेसिटी होती है कि हम लोग वॉलेंटरी मिक्टुरेशन, वॉलेंटरी यूरिनेशन जो है कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ हमारे अंदर ये कैपेसिटी भी होती है कि हम लोग यूरिन को बाहर रिमूव करने की जो अर्ज होती है, ठीक है, उस अर्ज को भी हम लोग काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यूरिनेशन की जो अर्ज है उसको भी हम लोग कुछ ही समय के लिए कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब तक यूरिनरी ब्लैडर की फुल कैपेसिटी रीच नहीं होती है तब तक तो हम लोग अर्ज को रोक सकते हैं। लेकिन अगर यूरिनरी ब्लैडर की कैपेसिटी फुल हो जाए, ठीक है, जनरली यूरिनरी ब्लैडर की फुल कैपेसिटी होती है 700 to 800 ml, ठीक है। तो अगर यूरिनरी ब्लैडर की कैपेसिटी मैक्सिमम तक पहुंच जाती है, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर में 700 to 800 ml अगर यूरिन एक्यूमुलेट हो जाता है, जमा हो जाता है, तो फिर उस सैचुरेशन लेवल पे जा कर के वी कैन नो लॉन्गर कंट्रोल द अर्ज ऑफ यूरिनेशन, ठीक है। तो जब तक फुल कैपेसिटी रीच नहीं होती है तब तक हम लोग यूरिनेशन की अर्ज को कंट्रोल कर सकते हैं, और फुल कैपेसिटी रीच होने पर हम लोग उस अर्ज को कंट्रोल नहीं कर पाते, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आता है कि हमको यूरिनेशन की अर्ज जो है वो कैसे फील होती है। यूरिनरी ब्लैडर की जो आउटर वॉल होती है उसमें बहुत सारे नर्व्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे यूरिन जो है वो यूरिनरी ब्लैडर में जमा होते जाता है तो वो जो नर्व्स हैं उनके ऊपर प्रेशर पड़ने लगता है, ठीक है। और यही जो प्रेशर है ये एक स्टिम्युलस के जैसे एक्ट करता है नर्व्स के लिए, और नर्व्स जो हैं उनको स्टिम्युलस जैसे ही मिलता है तो वो जो है इस मैसेज को हमारे ब्रेन तक रिले करते हैं, और हमारे ब्रेन से फिर हमको मैसेज आता है कि नाउ वी हैव टू रिमूव यूरिन आउट ऑफ आवर बॉडी एंड नाउ द यूरिनरी ब्लैडर हैज़ रीच टू इट्स पर्टिकुलर कैपेसिटी, ठीक है। तो ये जो यूरिनेशन की अर्ज है ये हमको नर्व्स के वजह से होती है जो कि यूरिनरी ब्लैडर की वॉल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब दिन भर में जो है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो 1.6 लीटर से लेकर के 1.8 लीटर यूरिन जो है उसको रिमूव कर सकता है, ठीक है। अब ये जो क्वांटिटी है ये कम या ज़्यादा हो सकती है डिपेंडिंग कि पर्सन कितना पानी पीता है। कई लोग जो है ज़्यादा पानी नहीं पीते हैं तो उनके अंदर कम अमाउंट ऑफ यूरिन जो है प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और जो लोग ज़्यादा पानी पीते हैं उनके अंदर जो यूरिन है वो ज़्यादा अमाउंट में भी प्रोड्यूस होता है और यूरिन ज़्यादा डाइल्यूट भी होता है। जो लोग कम पानी पीते हैं उनका यूरिन जो है ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा, ठीक है। अब यूरिन का कंपोजिशन क्या होता है, यूरिन बनता किस चीज़ से है, ठीक है। यूरिन के अंदर 96% वाटर होता है, ठीक है। 2.5% जो है उसके अंदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। और 1.5% जो है उसके अंदर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। अब ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट रहेंगे, जैसे अमोनिया रहेगा, यूरिया रहेगा, क्रिएटिनाइन रहेगा, डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स जो हैं वो उसके अंदर प्रेजेंट रह सकते हैं, या ऐसे प्रोटीन्स जो वाटर सॉल्यूबल होते हैं ऐसे प्रोटीन्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। और इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स में डिफरेंट तरीके के उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम है, क्लोराइड है और हाइड्रोजन आयंस है, इस तरीके के डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो प्रेजेंट रह सकते हैं इनऑर्गेनिक सॉल्यूट के फॉर्म में, ठीक है। तो यूरिन में 96% वाटर, 2.5% उसके अंदर होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और 1.5% उसके अंदर होता है इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का ओवरऑल और क्या क्या फंक्शन होता है। ओवरऑल फंक्शन बहुत सारे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के। पहला तो वेस्ट प्रोडक्ट्स का रिमूवल,
नाइट्रोजनस वेस्ट जो बनता है हमारी बॉडी में उसका रिमूवल करना, हमारे बॉडी का फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करके रखना, हमारे बॉडी का ब्लड प्रेशर मेंटेन करके रखना, उसके अलावा हमारे बॉडी के अंदर जो टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालना, ठीक है। उसके अलावा जो इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस है उसको मेंटेन करके रखना, ओवरऑल होम्योस्टैसिस को बना करके रखना, और फ्लूइड का बैलेंस जो है उसको हमारे बॉडी में मेंटेन रखना, ये सारे जो है हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के, यूरिनरी सिस्टम के फंक्शंस में आते हैं, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इसी टॉपिक से रिलेटेड वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी, दैट इज़ हीमोडायलिसिस। ठीक है। अब हीमोडायलिसिस क्या होता है? डायलिसिस ये वर्ड जो है ये आप लोगों ने जनरली कभी ना कभी सुना होगा, ठीक है। अब हमारी जो किडनीज़ हैं वो स्पेशलाइज्ड हैं हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करके उसमें से वेस्ट मटेरियल्स को और इलेक्ट्रोलाइट्स को सेपरेट आउट करने के लिए, ठीक है। अब इन केस अगर किसी पर्सन को किसी डिजीज़ के वजह से या किसी बुरी हैबिट के वजह से या किसी एक्सीडेंट के वजह से अगर किसी पर्सन की किडनी जो है वो काम करना बंद कर देती है या डैमेज करती है, हो जाती है, तो जनरली उस केस में क्या होता है कि क्योंकि हमारी 2 किडनीज़ हैं, तो अगर एक किडनी डैमेज भी हो जाती है तो दूसरी किडनी जो है वो डबल काम करने लगती है और हमारे ब्लड को फिर भी प्यूरिफाई करने में हेल्प करती है, ठीक है। लेकिन अगर इन केस ऐसा हो कि एक साथ दोनों किडनीज़ जो है वो डैमेज हो जाएं और दोनों किडनीज़ जो है अपनी फंक्शनिंग स्टॉप कर दें, तब क्या होगा? तब पर्सन के पास जो है किडनी ट्रांसप्लांट के अलावा कोई रास्ता नहीं रहता, ठीक है। अब किडनी या लिवर ऐसे ऑर्गन्स होते हैं कि जनरली जिनकी अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत कम होती है, ठीक है। तो जिन लोगों को किडनी के प्रॉब्लम्स होते हैं उन लोगों को मतलब कई कई साल जो है किडनी ट्रांसप्लांट के लिए वेट करना पड़ता है, ठीक है। और दूसरा केस है कि जैसे जो लोग डायबिटिक होते हैं, जिनको शुगर की प्रॉब्लम होती है, उनके अंदर भी ये देखा गया है कि जिनको बहुत सालों तक डायबिटीज़ की प्रॉब्लम रहती है उनकी भी किडनीज़ जो है वो एडवर्सली इफेक्ट होती हैं और उनकी भी किडनीज़ प्रॉपरली काम नहीं कर पाती हैं, ठीक है। तो अब कोई पर्सन जो है वो कितने साल तक किडनी के लिए वेट करेगा, ठीक है। अगर इस बीच में उसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाए या प्रॉब्लम और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाए तब क्या करेंगे, ठीक है। तब हमारे पास एक ही ऑप्शन रहता है, वो है हीमोडायलिसिस, ठीक है। हीमोडायलिसिस का जो प्रोसेस है उसको हम लोग आर्टिफिशियल किडनीज़ भी बोलते हैं, ठीक है। अब किडनी में जैसे ग्लोमेरुलस और बोमैन्स कैप्सूल था नेफ्रॉन में, ठीक है, तो वहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता था ब्लड का, है ना, और वहीं से आगे जो है यूरिन का फॉर्मेशन होता था। तो हीमोडायलिसिस जो है वो जनरली क्या होती है, एक मशीन होती है जो कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के प्रिंसिपल पे ही काम करती है, ठीक है। अब ये हीमोडायलिसिस की जो मशीन है, ठीक है, इसके कंटेंट्स कैसे होते हैं? जनरली क्या होता है, हीमोडायलिसिस की मशीन में एक बड़ा सा बॉक्स होता है, ठीक है, एक बड़ा सा बॉक्स होता है इस तरीके से, और बॉक्स के अंदर जो है ऐसे पतले पतले ट्यूब्स जो हैं प्रेजेंट रहते हैं। ये जो ट्यूब्स होते हैं इनको बनाया किससे जाता है? एक मटेरियल होता है जिसको सेलोफेन बोलते हैं, है ना, एक मटेरियल है सेलोफेन। सेलोफेन नाम के मटेरियल से जो है ये ट्यूब्स बनते हैं, ठीक है। अब इनके अंदर और क्या होता है, ठीक है, जनरली ये जो बॉक्स है, ठीक है, इसके अंदर ये सेलोफेन से बने हुए ट्यूब्स तो प्रेजेंट है, उसके अलावा सेलोफेन के ट्यूब्स के चारों तरफ एक लिक्विड या एक फ्लूइड भरा रहता है, और ये जो फ्लूइड है इसको हम लोग बोलते हैं डायलिसिस फ्लूइड या डायलिसिस लिक्विड, इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अभी जो पूरा सेटअप है ये काम कैसे करता है? मान के चलो कि अगर मुझे ही किडनी की प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि मेरा जो लेफ़्ट आर्म है, ठीक है, लेफ़्ट आर्म में एक नीडल डाला जाएगा जो कि एक पतली सी ट्यूब से कनेक्टेड होगा, ठीक है। वो जो ट्यूब है वो आके कहाँ पे कनेक्ट होगी? यहाँ पर कनेक्ट होगी, ठीक है। अब मेरे बॉडी से जो ब्लड निकलेगा, ठीक है, वो जो है पतली ट्यूब से होता हुआ कहाँ पर आएगा? ए एंड पे आएगा,
ठीक है, दिस इज़ द ए एंड, यहाँ पर जो है ब्लड आएगा। ठीक, अब ए एंड पे क्या होता है कि मेरा जो ब्लड है उसको मिक्स किया जाता है किसके साथ में, एक केमिकल है हमारे बॉडी में बनता है जिसको कहते हैं हम लोग हिपैरिन। ठीक है, हिपैरिन एक ऐसा केमिकल है जो कि खून के थक्के जमने से या खून को क्लॉट होने से रोकता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ब्लड जो है ए वाले साइड पे एंटर करेगा, ए साइड पे, और वहीं पे उस ब्लड के साथ हिपैरिन मिक्स कर दिया जाएगा सो दैट ब्लड जो है वो सेलोफेन के ट्यूब से इजीली ट्रैवल कर सके और ब्लड जो है इस ड्यूरेशन में क्लॉट ना हो, इसीलिए हिपैरिन को मिक्स किया जाता है। ठीक है, अब साइड ए पे हिपैरिन मिक्स हुआ, हिपैरिन मिक्स होने के बाद में ब्लड जो है वो धीरे धीरे सेलोफेन के ट्यूब से होता हुआ आगे बढ़ने लगेगा। ठीक है, अब सेलोफेन के ट्यूब का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सेलोफेन का जो ट्यूब होता है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। ठीक है, सेमी नहीं, सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। इससे क्या होता है कि सेलोफेन की जो ट्यूब है इसके थ्रू कुछ ही चीज़ें जो है, कुछ ही वेस्ट मटेरियल्स जो हैं वो सेलोफेन की ट्यूब का जो मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस करके कहाँ मिक्स हो जाती हैं, डायलिसिस फ्लूइड में मिक्स हो जाती हैं। ठीक है, अब डायलिसिस फ्लूइड की भी एक स्पेशलिटी होती है कि डायलिसिस फ्लूइड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो हमारे ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर ही होता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि हमारा ब्लड जो है वो ट्यूब के अंदर है और बाहर डायलिसिस फ्लूइड है, तो हमारे ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर और डायलिसिस फ्लूइड का ऑस्मोटिक प्रेशर सिमिलर होने की वजह से सब्सटेंसेस का जो मूवमेंट है वो इजी हो जाता है। ठीक है, तो सेलोफेन ट्यूब की जो मेम्ब्रेन होती है उसको क्रॉस करके सिर्फ जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल्स हैं, कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, कुछ एक्स्ट्रा सॉल्ट्स वगैरह हैं, वो जो है मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं, क्रॉस करके किस में मिक्स हो जाते हैं, डायलिसिस फ्लूइड में मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद इसी तरीके से ट्यूब से होता हुआ ब्लड जो है वो आगे बढ़ता जाएगा और जैसे जैसे ब्लड जो है आगे बढ़ता जाएगा वो प्यूरिफाई होता जाएगा। ठीक है, अब प्यूरिफाइड ब्लड जो है वो क्या होगा, साइट बी से निकलेगा बाहर। ठीक है, प्यूरिफाइड ब्लड जो है वो कहाँ से निकलेगा, साइट बी से बाहर निकलेगा। यहाँ से अगेन एक ट्यूब जो है कनेक्टेड होगी और वो ट्यूब जो है वो आकर के कहाँ पर, मेरे राइट आर्म पर यहाँ पे एल्बो के पास में कनेक्ट होगी। ठीक है, तो लेफ्ट आर्म से इम्प्योर ब्लड निकला, डायलिसिस की मशीन में गया, वहाँ पे प्यूरिफाई हुआ और वहाँ से जो है प्योर ब्लड जो है वापस मेरी बॉडी में क्या कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है। ठीक है, और जब मेरी बॉडी में वापस ये ब्लड डाला जाएगा तो यहाँ पर साइट बी पे जो है एक और केमिकल की मिक्सिंग होती है जिसको बोलते हैं एंटी हिपैरिन। ठीक है, तो एंटी हिपैरिन जो है ऐसा केमिकल है जो कि हिपैरिन के एक्शन को क्या करता है, काउंटर करता है, उससे ऑपोजिट काम करता है। यानी कि एंटी हिपैरिन के मिक्स करने से हिपैरिन का जो इफेक्ट है वो क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है। अब साइट बी से जो है ब्लड निकल के कहाँ जाएगा, मेरे बॉडी में वापस एंटर हो जाएगा और इस तरीके से जो भी पर्सन, जो भी पेशेंट है जिसका किडनी काम नहीं करता, उसकी बॉडी का जो ब्लड है इस प्रोसेस के हेल्प से क्या कर दिया जाता है, प्यूरिफाई कर दिया जाता है। ठीक है, ये जो पूरा प्रोसेस है इस प्रोसेस को होने में कम से कम 4 से 5 घंटे या मैक्सिमम 6 घंटे भी लग सकते हैं। तो मिनिमम 4 से 5 घंटे या मैक्सिमम 6 घंटे भी जो है इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में लग सकते हैं। ठीक है, और जितने भी लोग हैं जिनको भी किडनी की प्रॉब्लम है, मैक्सिमम लोग जो हैं वो डायलिसिस मशीन के हेल्प से ही टाइम टू टाइम जो है क्या करते हैं, जाके अपने ब्लड को हॉस्पिटल्स में प्यूरिफाई करवाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये हफ्ते में डिपेंडिंग कि मतलब किसी पर्सन का किडनी जो है कितना काम कर रहा है, कितना नहीं काम कर रहा है, या उनके कंडीशन का सीरियसनेस कितना है, कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, उस बेसिस पे पर्सन जो है उसको टाइम टू टाइम, जैसा डॉक्टर रिकमेंड करता है, टाइम टू टाइम पर्सन को जा कर के जो है अपने ब्लड को प्यूरिफाई करवाना पड़ता है, डायलिसिस करवाना पड़ता है। तो डायलिसिस की जो फ्रीक्वेंसी है वो कंडीशन की कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से जो है डॉक्टर्स क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। ठीक है, अब दिस वाज द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन इन द ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स का जो टॉपिक है दैट
एंड्स ओवर हियर। बस एक छोटा सा टॉपिक है इस चैप्टर में दैट वी हैव टू कंप्लीट, एंड दैट टॉपिक इज एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स जो हैं उनमें एक्सक्रीशन कैसे होता है। ठीक, अब प्लांट्स के साथ प्रॉब्लम क्या है कि प्लांट्स जो हैं उनकी बॉडी में हमारे जैसे तो एक्सक्रीटरी सिस्टम है नहीं। ठीक है, प्लांट्स जो है उनमें हमारे जैसे तो एक्सक्रीटरी सिस्टम है नहीं। ठीक है, तो अब वो लोग क्या करेंगे, तो उनके पास जो एग्जिस्टिंग मैकेनिज़म्स हैं उन्हीं मैकेनिज़म्स का यूज़ करते हुए वो लोग क्या करेंगे, एक्सक्रीशन का प्रोसेस जो है वो करेंगे। ठीक है, अब प्लांट्स के अंदर के जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट केमिकल नेचर के होते हैं। ठीक है, और डिफरेंट केमिकल नेचर के होने के अलावा उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो प्लांट को किसी भी तरीके से बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि ये जो एक्सक्रीटरी मटेरियल जो होता है प्लांट का वो बनता कैसे है। प्लांट के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट मेटाबॉलिकल प्रोसेसेस चलते हैं उन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के बाई प्रोडक्ट्स होते हैं ये वेस्ट मटेरियल। ठीक है, इसीलिए प्लांट्स के जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको कई बार सेकेंडरी मेटाबोलाइट भी कहा जाता है। ठीक है, तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर द वेस्ट मटेरियल्स ऑफ द प्लांट्स। अब ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं इनका नेचर डिफरेंट होता है, मतलब अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। जैसे कि अगर कभी आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि कनेर का जो पौधा होता है, ठीक है, या आक का पौधा कभी देखा होगा, ठीक है, या धतूरे का पौधा कभी देखा होगा, तो उनकी पत्ती को या फूल को अगर कभी आप लोग तोड़ोगे तो उसमें से वाइट कलर का कुछ मिल्क जैसा सब्सटेंस निकलता है। ठीक है, दैट सब्सटेंस इज नोन एज द लेटेक्स, जो कि क्या है, एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। ठीक है, उसके अलावा कभी हींग का नाम सुना है। हींग जो है हम लोग घर में हमारी मदर्स जो है जनरली बहुत यूज़ करती हैं। ठीक है, तो हींग क्या है, हींग जो है वो भी एक तरीके का सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। और हींग किस नेचर का है, हींग जो है वो टैनिन्स के नेचर का है। ठीक है, तो टैनिन्स जो है वो एक सेपरेट क्लास ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो कई सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिसमें से कुछ चिपचिपा गम के जैसा सब्सटेंस जो है निकलता है। ठीक है, दैट गम इज़ ऑल्सो अ कैटेगरी ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट। ठीक है, या फिर ऑयल्स जो हैं जैसे कि चंदन का तेल होता है। ठीक है, और उसके बाद गुलाब का तेल, चमेली का तेल, और ये जितने भी मतलब फ्रेग्रेंट ऑयल्स होते हैं। ठीक है, ऐसे ऑयल्स जिनमें से खुशबू आती है। ठीक है, तो जितने भी फ्रेग्रेंट ऑयल्स होते हैं दैट दोज आर ऑल्सो अ कैटेगरी ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। या फिर एक और बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आप लोगों को दूंगी कि जैसे कई लोग जो है आप लोगों ने सुना भी होगा, ठीक है, कई बार इस चीज़ को पढ़ा भी होगा, जनरल नॉलेज भी होगा आप लोगों को इस लेवल पे आकर के, कि कई जो लोग होते हैं जिनको नशे की आदत होती है ना, तो नशे की आदत जिनको होती है तो वो लोग चरस और गांजा इस तरीके के जो प्लांट्स हैं उनको यूज़ करते हैं। चरस और गांजा दीज आर प्लांट्स। ठीक है, तो चरस और गांजा जो लोग स्मोक करते हैं या यूज़ करते हैं तो वो लोग किस लिए यूज़ करते हैं, चरस और गांजा के अंदर भी जो है एल्कोलॉइड्स नाम के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। ठीक है, एल्कलॉइड्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो एल्कलॉइड्स हैं ये भी क्या है, एक तरीके के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ही हैं। और ये जो एल्कलॉइड्स हैं इनके अंदर नशा होता है। ठीक है, और कुछ एल्कलॉइड्स जो हैं उनके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती है तो उनको एज अ मेडिसिन भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, या फिर एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को दूं तो पान में जो कत्था लगता है, ठीक है, पान में अंदर जो कत्था लगता है, कत्था क्या है, वो भी एक तरीके का सेकेंडरी मेटाबोलाइट है और वो टैनिन्स की कैटेगरी में आता है ना। तो इस तरीके से एल्कलॉइड्स हैं, टैनिन्स हैं, गम्स हैं और रेजिन्स हैं। जो मैंने हींग का एग्जांपल दिया था वो एक तरीके का रेजिन है। ठीक है, एल्कलॉइड्स, टैनिन्स, गम्स, रेजिन्स, क्रिस्टल या दूध का जो एग्जांपल दिया था लेटेक्स, ये सारे के सारे क्या हैं, प्लांट के वेस्ट मटेरियल यानी कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स
हैं, ठीक है। अब ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं ये प्लांट में जमा कहाँ होते हैं, ठीक है। जो ओल्डर प्लांट्स होते हैं, पुराने प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनके जो सेल्स होते हैं उनमें बड़े बड़े वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। प्लांट सेल का स्ट्रक्चर हमको सबको पता है, तो सेल के जो वैक्यूल्स होते हैं उनमें जमा होते हैं। लेटेक्स जो होता है वो जाइलम और फ्लोएम में होता है। जो ऑयल्स होते हैं वो सेल के अंदर वैक्यूल्स में जमा होते हैं, ठीक है। या गम्स हैं, रेजिन्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, पेड़ का जो स्टेम होता है, जो पेड़ की ट्री की जो बार्क होती है, बार्क में से धीरे धीरे रिस रिस के बाहर निकलते हैं। या जो कत्था होता है, जो टैनिन्स होते हैं, वो जनरली क्या होता है, पेड़ का जो बार्क होता है, पेड़ की जो छाल होती है उसके अंदर जनरली जमा होते हैं, ठीक है। या जो एल्कलॉइड्स की बात हम लोग कर रहे थे, गांजा और चरस की, तो उनके अंदर ये जो एल्कलॉइड्स होते हैं ये जाकर के प्लांट के लीफ में जमा होते हैं, ठीक है। तो अलग अलग मैकेनिज्म होता है प्लांट्स का वेस्ट मटेरियल को एक्यूमुलेट करने का, ठीक है। अब वेस्ट मटेरियल के रिमूवल का क्या टेक्निक है, ठीक है। अगर गैसियस वेस्ट मटेरियल के बारे में हम लोग बात करें तो प्लांट का जो गैसियस वेस्ट मटेरियल है वो ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन जो है उसका नॉर्मल एक्सचेंज जो है या नॉर्मल रिमूवल जो है वो स्टोमेटा के हेल्प से हो जाता है, ठीक है। बाकी इन सभी का रिमूवल कैसे होता है, ठीक है। टैनिन्स जो हैं वो बार्क में, पेड़ की छाल में जमा होते हैं, और पेड़ की छाल जब पुरानी होती है तो अपने आप जो है सूख करके पेड़ से अलग होके गिर जाती है, ठीक है। तो टैनिन्स का रिमूवल वैसे होता है, ठीक है। एल्कलॉइड्स जो होते हैं, एल्कलॉइड्स जनरली पत्तों में जमा होते हैं। तो जब बहुत ज़्यादा एल्कलॉइड्स जमा हो जाए तो वो जो पत्ते हैं वो धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, ओल्ड होने लगते हैं, पीले हो जाते हैं, पीले होके अपने आप झड़ करके नीचे गिर जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा लेटेक्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो लेटेक्स जो होता है वो जाइलम और फ्लोएम में जमा होता है, ठीक है। तो जो ओल्ड जाइलम और फ्लोएम होता है उसके अंदर जो है लेटेक्स जमा होता है। अगर लेटेक्स इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट है, जैसे जो हम लोग इरेज़र या रबर वगैरह यूज़ करते हैं वो किससे बनता है, वो भी लेटेक्स से ही बनता है, प्लांट के लेटेक्स से। तो अगर इंडस्ट्रियली वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट अगर इम्पॉर्टेंट है तो ह्यूमंस या तो उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, और अगर ह्यूमंस उसको एक्सट्रैक्ट नहीं करते हैं तो वो जो ओल्ड जाइलम होता है उसके अंदर ये लेटेक्स जो है जाके जमा होगा, और उसके बाद धीरे धीरे जमा होते होते जो है वहीं पे जाइलम के अंदर ही हार्ड हो जाता है और ट्री के स्टेम का ही एक पार्ट बन जाता है, ठीक है। अगर अब हम लोग गम्स और रेजिन्स के बारे में बात करें तो गम्स और रेजिन्स जो है वो अपने आप जो है ट्री के स्टेम से बाहर निकल जाते हैं और धीरे 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 जो है बाहर निकल के जमा हो जाते हैं, क्रिस्टलाइज हो जाते हैं। फिर उन क्रिस्टल्स को जो है हम लोग अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हींग का जो पौधा होता है, हींग का जो प्लांट होता है, उसमें क्या होता है, पेड़ का जो स्टेम होता है उसके ऊपर एक तिरछा साइडवेज जो है कट लगाया जाता है। तो उसमें से जो रेजिन निकलता है उस कट में से होके निकलता है, धीरे धीरे बाहर निकल के क्रिस्टलाइज हो जाता है। फिर वो जो क्रिस्टल है उसको लेते हैं, साफ़ सुथरा करते हैं उसको, और फिर उसको पैक करके मार्केट में जो है हींग के फॉर्म में बेचा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंट वेस्ट मटेरियल्स जो हैं या तो पत्तों में जमा हो करके पत्ते के साथ झड़ के गिर जाएंगे, या तो बार्क में जमा होंगे, बार्क झड़ के गिर जाएगा, या रेजिन्स और टैनिन्स जो होते हैं वो जो हैं वो पेड़ के बाहर निकलते हैं, क्रिस्टलाइज हो जाते हैं। लेटेक्स जो है या तो उसको ह्यूमंस एक्सट्रैक्ट करेंगे, और अगर ह्यूमंस ने एक्सट्रैक्ट नहीं किया तो वो पेड़ के अंदर ही सॉलिडिफाई हो जाते हैं, सूख जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो ऑयल्स होते हैं, ऑयल्स के बारे में हम लोगों ने बात नहीं किया, जो सैंडलवुड ऑयल या रोज़ ऑयल या जैस्मिन ऑयल, चमेली का तेल, इस तरीके के जो डिफरेंट ऑयल्स आते हैं, ठीक है। ये जो ऑयल्स हैं ये जनरली जो प्लांट के फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, ज़्यादातर उसमें जमा होते हैं या लीव्स में जमा होते हैं। तो क्योंकि ये सारे जो डिफरेंट ऑयल्स हैं, या लैवेंडर का जैसे तेल होता है ना, तो ये सारे जो ऑयल्स हैं क्योंकि हमारे लिए इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट है, तो ह्यूमंस जो है वो पत्तों से या फूल से जो है डिफरेंट प्रोसेसेस के हेल्प से
तेल को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करते हैं। अगर तेल को एक्सट्रैक्ट नहीं किया जाए तो तेल जो है कुछ समय के बाद अपने आप सूख जाता है और ख़त्म हो जाता है। ओके, सो दीज वर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एज वेल। So with this particular topic we have come to the end of this chapter. The notes of this chapter will be provided to you after 2 days. Okay, until then अगर आप लोगों को इस टॉपिक में, इस पूरे चैप्टर में कहीं भी कोई भी डाउट है तो you can ask me. Thank you.